हिंदी। अध्याय 91। मुझे कोई आपत्ति नहीं। नरक में गिरने से। भाई चलो किनारे पर बात करते हैं। युवक ने वांग टेंग की बांह पकड़ ली और बहुत उत्साहित लग रहा था। अच्छा, आप जो आयताकार बक्सा ले जा रहे हैं, उसके अंदर क्या है? जब उसने वांग टेंग की पीठ के पीछे हथियार वाहक ताबूत देखा तो वह पूछे बिना नहीं रह सका। ओह, ये डिलीवरी बॉक्स है। क्या आप इसमें मौजूद सामान देखना चाहते हैं? वांग टेंग ने शांति से पूछा। नहीं, नहीं, युवक ने अपना सिर खड़खड़ाते ढोल की तरह हिलाया। उसने वांग टेंग को एक कोने में खींच लिया और उसकी जेब से कुछ $100 निकाले। भाई, तुम्हारे लिए आधी रात को अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा होगा। यह मेरी ईमानदारी है। मैंने अभी तुमसे कुछ नहीं पूछा, है न? वांग टेंग ने $100 के नोटों को हाथ में रगड़ा और पैसे का प्रेमी होने का नाटक किया। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि तुमने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ये सही है, मैंने नहीं पूछा और आपने जवाब नहीं दिया। चलो शांति से सद्भावनापूर्वक रहते हैं। युवक ने संतोष में अपना सिर हिलाया। क्या मैं अब अंदर आ सकता हूँ? वांग टेंग ने पूछा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। युवक ने हाथ हिलाया। फिर उसने फिर पूछा, अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि हमारा बॉस कहाँ रहता है? मुझे नहीं लगता। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। वो यहाँ रहता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। युवक थोड़ा चिंतित लग रहा था, इसलिए उसने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो खुद वांग टेंग को मुख्यालय में ले गया। रात हो चुकी थी। उस जगह पर कोई नहीं घूम रहा था। युवक ने आगे बढ़कर काम संभाला और जल्द ही वे एक दरवाजे के बाहर पहुंच गए। हमारे बॉस यहीं रहते हैं। याद रखें, मैंने कुछ नहीं पूछा। युवक अभी भी परेशान महसूस कर रहा था, इसलिए उसने एक चिड़चिड़ी माँ की तरह वांग टेंग को फिर से याद दिलाया। चिंता मत करो, तुम्हारे बॉस को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वांग टेंग ने रहस्यमय भाव से सिर हिलाया। दस्तक, दस्तक, दस्तक। युवक ने आखिरकार दरवाजा खटखटाया। कमरे के अंदर से आवाज आई। कौन है? बॉस, मैं हूँ, लिटिल वू। आपके लिए यहाँ एक डिलीवरी है। छोटा वू। ओह, वो जो दरवाजे की रखवाली कर रहा है। वह क्या है? अंदर से आई आवाज संदिग्ध हो गई। कदम करीब आए और दरवाजे तक पहुँच गए। फिर दरवाजे की कुंडी घूमी। दरवाजा खुलने ही वाला था। हालांकि अचानक धमाका। अंदर से एक बहुत बड़ी ताकत बाहर निकली। दरवाजा टूटकर बिखर गया और एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए हुए बाहर निकला। वांग टेंग को थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने समय रहते प्रतिक्रिया दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने अपने हथियार वाहक ताबूत पर रून को सक्रिय कर दिया। झनकार। युद्ध की तलवार उछलकर उसके हाथ में आ गई। वांग टेंग ने पलटकर उस युद्ध की तलवार को रोक दिया जो उस पर निशाना साध रही थी। झनकार। हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। वे दोनों तुरंत अलग हो गए। कमरे से बाहर भागता हुआ वह ताकतवर आदमी वांग टेंग को घूरकर देखने लगा। वाकई कोई समस्या है। तुम्हें किसने भेजा है? दूसरी तरफ लिटिल वू नामक युवक हैरान था। वह दोनों लोगों को अचंभित होकर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वह यहाँ मुझे माचिस बहुत पसंद है संदेश भेजने नहीं आया था? आप क्या कर रहे हो? यह आयताकार बॉक्स डिलीवरी आइटम नहीं है। इसमें से हथियार क्यों निकला? क्या आप मुझे इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की? छोटा वू रोना चाहता था। इस समय वो एक जिज्ञासु छोटे बच्चे में बदल गया था जिसके दिल में हजारों सवाल थे। बेवकूफ, तुमने इतनी आसानी से बाहरी लोगों को अंदर आने की हिम्मत कैसे की? मैं बाद में तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ताकतवर आदमी ने लिटिल वू पर चिल्लाया। लिटिल वू ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। मैं निष्क्रिय हूँ। मैंने बॉस को नाराज कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत घबरा रहा हूँ। कृपया मदद करें। उसी समय अलग अलग दिशाओं से तेज कदमों की आवाजें सुनाई दी।
आयरन फिस्ट कबीले के अन्य सदस्यों को स्पष्ट रूप से यह खबर मिल गई थी और वे दौड़कर वहां पहुंच रहे थे। कुछ ही सेकंड में वह जगह लोगों से भर गई। वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयरन फिस्ट कबीले का बॉस एक चरम मार्शल शिष्य होगा। अगर मुझमें योग्यता नहीं होती तो मैं इस पद पर कैसे बैठ पाता। तुमने मुझे भी चकित कर दिया। तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। कितने अफसोस की बात है, तुम आज यहीं मर जाओगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आयरन फिस्ट कबीले का बॉस बहुत आत्ममुग्ध था। वह दया से अपना सिर हिलाने लगा। उसने वांग टेंग की तरफ देखा और उसके चेहरे पर डर या घबराहट के कोई संकेत देखना चाहा। दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में भी उसके सामने बैठा युवक शांत और स्थिर बना रहा। उसकी निगाहों में कोई बेचैनी नहीं थी। क्या आपके सभी आदमी यहाँ हैं? वांग टेंग ने धीमी आवाज में पूछा। आयरन फिस्ट कबीले के बॉस को उसकी बेपरवाह आवाज में तिरस्कार का एहसास हो गया। वह इतना क्रोधित था कि वह मुस्कुराया। ये लोग तुम्हें मांस के ढेर में काटने के लिए पर्याप्त हैं। फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति भयावह हो गई। उसे मार डालो। कबीले के सदस्य वांग टेंग की ओर झुंड में आ गए। वे सभी अपने हाथों में हथियार पकड़े हुए थे और उन्होंने उन्हें वांग टेंग के शरीर पर पटक दिया। धमाका। वांग टेंग की नजरें ठंडी हो गईं क्योंकि उसके शरीर के अंदर मौजूद शक्ति विस्फोटित हो गई। यह उसके चारों ओर शॉकवेव की तरह फैल गई, जिससे सामने से हमला करने वाले लोग इधर उधर भागने लगे। वांग टेंग ने अपने हाथ में युद्ध तलवार पकड़ी और भीड़ पर हमला कर दिया। इस समय उसका दिल असाधारण रूप से ठंडा और कठोर था। उसकी तलवार का हर वार एक जान गंवाने के बराबर था। उसके हर घूंसे से उसके प्रतिद्वंद्वी की हड्डियां टूट जाती थीं। हर जगह खून बिखरा हुआ था और दृश्य बेहद दुखद था। वो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि वे उसे मारना चाहते थे, इसलिए उसने उन्हें मारने में आनंद लेने का निर्णय लिया। वो तब तक हत्या करता रहेगा जब तक कि ये लोग उससे डर न जाएं। युद्ध योद्धा। आयरन फिस्ट कबीले का बॉस आश्चर्य और सदमे से अवाक रह गया। उसकी आवाज बहुत तीखी थी और वह डर के मारे चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कबीले के अन्य सदस्यों को आखिरकार पता चल गया कि वे किस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हैं। वे डर से पीले पड़ गए। दौड़ना। वह एक मार्शल योद्धा है। हम उसे नहीं हरा सकते। अरे, हमने इस शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे उकसाया। अंत में कुछ लोग भागकर भागने लगे। उनमें वांग टेंग का सामना करने की भी हिम्मत नहीं थी। हालांकि वांग टेंग हत्या में डूबा हुआ था। वह एक उग्र भालू की तरह था जो भेड़ियों के झुंड पर हमला कर रहा था। उसे परवाह नहीं थी कि उसने किसे मारा है। वह जहां भी जाता, दर्द की चीखें सुनाई देती। दूसरी ओर आयरन फिस्ट कबीले के मालिक को पता था कि वह वांग टेंग को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अराजकता के बीच भागने का प्रयास किया। वांग टेंग ने जमीन पर कदम रखा और उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह हवा में उछल गया। वह आयरन फिस्ट कबीले के बॉस के सामने भारी रूप से उतरा और उस पर अपनी तलवार घुमाई। मरना। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान AI ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। आयरन फिस्ट कबीले का बॉस घबरा गया। उसने हमले को रोकने के लिए अपना ब्लेड उठाया। अगले ही पल पहाड़ के वजन जैसी एक बड़ी ताकत उस पर टूट पड़ी। उसकी तलवार वहीं टूटकर बिखर गई। छींटे। उसने मुंह भर खून उगल दिया। आयरन फिस्ट कबीले का बॉस अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका और पीछे हटता रहा। उसे अपना पैर जमाने के लिए 6 से 7 कदम चलने पड़े। वांग टेंग ने इस बार दया दिखाई थी। वांग शिंगुओ को पकड़ने के लिए आपको किसने कहा? वांग टेंग ने पूछा। वांग शिंगुओ। आयरन फिस्ट कबीले के बॉस को आखिरकार आपदा का स्रोत पता चल गया। उसे डर था कि अगर उसने 1 सेकंड भी देर से बात की तो वह वांग टेंग को नाराज कर देगा,
इसलिए उसने जल्दी से कहा, मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि वे राजधानी जिया से आते हैं। समूह का नेता भी एक मार्शल योद्धा है। मेरे पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए मैंने वांग शिंगगुओ पर हाथ रखा। राजधानी जिया, मार्शल योद्धा, वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर कहा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, आयरन फिस्ट कबीले के सरदार ने विनती की। आह, वांग टेंग ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देता। अगले ही पल अग्नि बल फूट पड़ा। भयानक लपटों ने आयरन फिस्ट कबीले के बॉस को अपनी चपेट में ले लिया। नहीं! आयरन फिस्ट कबीले का बॉस डर के मारे चिल्लाया, लेकिन जल्दी उसकी चीख की जगह पीड़ा की चीख ने ले ली। आह, कृपया दया दिखाओ। वांग टेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बॉस को आग की लपटों में गिरते हुए देखा और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस क्षण उनकी निर्दयता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। वो अपने शत्रुओं के प्रति कभी नर्म नहीं रहा। बॉस मर गया है। कबीले के वे सदस्य जो वांग टेंग से मरते दम तक लड़ना चाहते थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी लार टपकने लगी। उन्हें लगा कि उनके होंठ सूख रहे हैं। उनके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वांग टेंग ने मुड़कर भीड़ को देखा और एक पल में वो उनके बीच में घुस गया और नरसंहार शुरू कर दिया। पुनरुत्थान का कोई अवसर न छोड़ें। आह, जल्दी करो और भागो। ये व्यक्ति पागल है। वो हम सभी को मारना चाहता है, किसी ने तीखी आवाज में चिल्लाया। भयभीत आवाज पूरे आयरन फिस्ट कबीले मुख्यालय में गूंज उठी। शैतान, तुम शैतान हो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं अभी कबीले में शामिल हुआ हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। शैतान, तुम जल्दी या बाद में नरक में जाओगे। हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इस समय वांग टेंग एक राक्षस में बदल गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। वो अपने परिवार के लिए खतरा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता था। सामान्यतः तो वह हंस सकता था और खिलवाड़ कर सकता था, लेकिन इस समय उसका हृदय नर्म नहीं था। अपने परिवार को धूप में जीने देने के लिए मुझे नरक में गिरने से भी कोई ऐतराज नहीं है। अध्याय 92। पापा, माँ आपको रात के खाने के लिए घर चलने के लिए कह रही हैं। क्या हो रहा है? वांग शिंगगुओ एक कमरे में बंधा हुआ था। वह बाहर हो रही हलचल को हल्की हल्की सुन सकता था, लेकिन वह सटीक विवरण नहीं समझ पा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे कर रहे हैं। वो ली जिमेई और वांग टेंग के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वे बहुत चिंतित होंगे। उन लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया? हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए यह असंभव है कि वे बिना किसी कारण के मुझे अपना बलि का बकरा बना लें। वांग शिंगगुओ ने कारण और परिणामों के बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई कारण नहीं मिला। उसने दस्तावेज देखा था। अगर उसने उस पर अपना नाम लिखा होता, तो पूरा जिनजिंग समूह, जिसमें उनका वांग परिवार भी शामिल था, बहुत बुरी तरह से पीड़ित होता। रुको, वांग परिवार? क्या उनका लक्ष्य वांग परिवार है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस संभावना के बारे में सोचते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे हमारे पैरों तले जमीन काट रहे हैं। वे पूरे वांग परिवार को नष्ट करना चाहते हैं। पहले तो वह अपनी पत्नी और बेटे को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में जब उसने अपने विचार स्पष्ट किए तो उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करने के और भी कारण समझ में आ गए। वह अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था, इसलिए वह अंदर आ रहे व्यक्ति को नहीं देख सकता था। वो केवल अपना सिर उठा सकता था और दरवाजे की ओर मुड़ सकता था। पिताजी, माँ आपको रात के खाने के लिए घर चलने के लिए कह रही हैं। एक परिचित आवाज वांग शिंगगुओ के कानों में पड़ी। छोटा टेंग। वांग शिंगगुओ को लगा कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई है। हालांकि ये चंचल स्वर वास्तव में उसके बेटे जैसा लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक सेकंड बाद काला कपड़ा हटा दिया गया।
आखिरकार उसने उस व्यक्ति को देखा जो आया था। वह वास्तव में वांग टेंग था। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग शेंगुओ दंग रह गया। अगर मैं नहीं आया होता तो भगवान जाने कब तक तुम यहाँ बंद रहती, वांग टेंग ने असहाय होकर उत्तर दिया। उसने वांग शेंगुओ को बांधने वाली रस्सियां काटी और उसे ऊपर चढ़ने में मदद की। ठीक है, चलो घर चलते हैं, माँ चिंतित होगी। जब वांग शेंगुओ खड़ा हुआ और चलने की कोशिश की तो वह लड़खड़ा गया। वह लंबे समय से बंधा हुआ था, इसलिए उसके पैर सुन्नम हो गए थे। वांग टेंग ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। साथ ही वो अपने पिता को चिढ़ाना नहीं भूला। पिताजी, आप 50 साल के भी नहीं हुए हैं, लेकिन आपके पैर पहले से ही खराब हो गए हैं। बकवास, तुम्हारे पिताजी बहुत स्वस्थ हैं। मैं 10 सीढ़ियां चढ़ जाऊं तो भी नहीं हांफूंगा, वांग शेंगुओ ने गुस्से से जवाब दिया। तुम सच में आजाद हो। जब तुम लिफ्ट ले सकते हो तो तुम सीढ़ियां क्यों चढ़ रहे हो? वांग टेंग ने शिकायत की। ... वांग शेंगुओ अवाक रह गया। उसे लगा कि जब भी वह इस बदमाश से बात करेगा, उसकी बुद्धि में भारी गिरावट आ जाएगी। तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम अंदर कैसे आए। क्या वे मुझे जाने देने के लिए सहमत हुए? क्या तुमने उनसे कुछ वादा किया था? वांग शेंगुओ को उस दस्तावेज के बारे में सोचते ही चिंता होने लगी। क्या उन्होंने आपसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है? आपको उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। यह एक बहुत बड़ा जाल है। अगर हम अंदर चले गए तो हमारा वांग परिवार बर्बाद हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। आयरन फिस्ट कबीले के लोगों से बात करना बहुत आसान है। मैंने उनके साथ सच्चाई साझा की और तर्क किया। मैंने उनके साथ जीवन और महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी बातचीत की। उन्हें अपनी गलतियों को पहचानने और आपको जाने देने के लिए सहमत होने में बहुत प्रयास करना पड़ा। वांग टेंग बकवास बोल रहा था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांग शेंगुओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। सच साझा करें, उनसे तर्क किया। जीवन और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप आयरन फिस्ट कबीले के साथ तर्क कर सकते हैं? क्या वे इतने स्वतंत्र हैं कि वे आपके साथ जीवन और महत्वाकांक्षा के बारे में बात करेंगे? वांग शेंगुओ को अचानक उसे मारने का मन हुआ। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने तुम्हें क्यों जाने दिया? वांग टेंग ने पलटकर जवाब दिया। फिर वो वांग शेंगुओ के साथ कमरे से बाहर चला गया। वह जानबूझकर लाशों वाले इलाकों से बचता रहा। वांग शेंगुओ से मिलने से पहले उसने साफ कपड़े भी पहन लिए थे। जल्द ही उन्होंने वांग शेंगुओ को आयरन फिस्ट कबीले से बाहर निकाल लिया। वांग शेंगुओ वांग टेंग के मुंह से कुछ भी नहीं निकलवा पाया। अंत में उसने पलटकर उत्सुकता से आयरन फिस्ट कबीले की ओर देखा। वहां इतनी शांति थी कि उसे बेचैनी महसूस हुई। उन दोनों की मुलाकात वांग यानान से हुई। अंकल, वांग यानान ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। साथ ही उसे वांग टेंग की क्षमता के बारे में नई समझ भी मिली। वह अकेले ही बाघ की मांद आयरन फिस्ट कबीले में गया था और बिना किसी चोट के बाहर निकल आया था। उसने अपने पिता को भी सुरक्षित बाहर निकाला। यह ऐसा काम नहीं था जो आम लोग कर सकते थे। यानन, आपको यहाँ आने के लिए परेशान करने के लिए क्षमा करें। वांग शेंगुओ ने वांग यानन को धन्यवाद दिया। चाचा, मेरे साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हम परिवार हैं, वांग यानन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके साथ आया आदमी अभी भी सदमे में था। श्री वांग का बेटा एक बेहतरीन हीरा है। असामान्य रूप से चुप आयरन फिस्ट कबीले पर नजर डालते हुए उसका सिर सुन्न हो गया। वांग टेंग आधे घंटे से भी कम समय के लिए अंदर गया था। वे लोग वांग शेंगुओ को इतने कम समय में जाने देने के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है? नूव एल बी जेएनएन। उसने एक संभावना के बारे में सोचा। उसने चुपके से वांग टेंग की ओर देखा। उसके बाल खड़े हो गए थे। हॉन्सना,
मिस्टर वांग, क्या हमें रात को जियांग सिटी में आराम करना चाहिए या डोंगहाई वापस चले जाना चाहिए? आदमी ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो डोंगहाई वापस चलते हैं। वांग शेंगुओ वापस जाने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। दूसरे पक्ष ने सिर हिलाया। उसने कार को हाईवे पर ले जाकर डोंगहाई की ओर तेजी से वापस जाने का रास्ता बनाया। वे सुबह 6 बजे ही डोंगहाई लौटे। कार फुहुआ विला डिस्ट्रिक्ट के बाहर रुकी। वांग टेंग और वांग शेंगुओ कार से उतरे। चाचा, मैं पहले वापस जाऊंगा। अगर दादाजी को चिंता हो तो मैं उन्हें भी बता सकता हूँ, वांग यानान ने कार की खिड़की नीचे की ओर कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा। तुम्हारा दिन बहुत लंबा रहा। वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। वांग शेंगुओ ने सिर हिलाया। वांग यानान ने भी जवाब में सिर हिलाया। फिर उसने वांग टेंग की ओर हाथ हिलाया। चचेरे भाई, मैं पहले जाऊंगी। जब हम खाली हों तो मिलते हैं। हमारे परिवारों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। ठीक है, बड़ी बहन। सुरक्षित यात्रा करें। वांग टेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। वांग यानान एक बात में सही थे। वे रिश्तेदार थे, खून का रिश्ता पानी से ज्यादा गाढ़ा था। उसके पिछले जन्म में उनके रिश्तेदार आपस में झगड़ते थे, लेकिन संकट के समय, उदाहरण के लिए, जब वांग परिवार टूट गया, तब भी उन्होंने एक दूसरे की मदद की। ये कुछ ऐसा था जो बाहरी लोग नहीं कर सकते थे। वांग शेंगुओ, वांग टेंग के प्रति वांग यानान के रवैये से स्तब्ध रह गया। अतीत में, वांग यानान ने वांग टेंग के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया था। आखिरकार, वो ईश्वर की पसंदीदा संतान थी, जो सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट थी। वांग टेंग अलग था, वह बेकार और चंचल था, इसलिए वो उनके छोटे से समूह में घुल मिल नहीं पाया। लेकिन अब वांग यानान वांग टेंग के प्रति असाधारण रूप से नर्म था। इस रवैये से वांग शेंगुओ को राहत और संतुष्टि मिली। वांग यानान के चले जाने के बाद वांग शेंगुओ और वांग टेंग घर चले गए। ली ज्यूमेई को पूरी रात नींद नहीं आई। वो लिविंग रूम में सोफे पर इंतजार कर रही थी, उसका चेहरा चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। आंटी ली भी घर नहीं गईं। उन्होंने ली ज्यूमेई को साथ रखा, ताकि अगर उन्हें अकेलापन महसूस हो तो वे उसका साथ दें। जब वांग टेंग और उसके पिता दरवाजा खोलकर अंदर आए तो उसने तुरंत उन पर ध्यान दिया। वो खुशी से चिल्लाई, मैडम, मिस्टर वांग और यंग मास्टर वांग वापस आ गए हैं। क्या? ली ज्यूमेई ने अपना सिर उठाया। जैसे ही उसने वांग शेंगुओ को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वांग शेंगुओ आगे बढ़ा और ली ज्यूमेई को गले लगाया। उसने उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया। मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है। हाँ टिल्डा माँ, पिताजी, ये पीढ़िए बंद करो। मेरे रोंगटे पूरे फर्श पर गिर रहे हैं। वांग टेंग ने जम्हाई ली और अपनी आंखें घुमाईं। ली ज्यूमेई लाल चेहरे के साथ वांग शेंगुओ की बाहों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती रही। बेवकूफ बववा, वांग शेंगुओ ने वांग टेंग की ओर घूर कर देखा। मिस्टर वांग, बैठिए, मैं कुछ खाना बनाती हूँ, आंटी चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 93, मैं प्रतिभाशाली हूँ। घर पर आंटी चेन ने नाश्ता बनाना समाप्त कर दिया। वांग टेंग और उसका परिवार साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। क्या, हमारा बेटा एक मार्शल योद्धा है? वांग शेंगुओ ने अपने मुंह में रखा खाना थूक दिया, मानो उसने कोई चौंकाने वाली खबर सुनी हो। वह आश्चर्य से ली ज्यूमेई को देखने लगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप अपने बेटे से खुद पूछ सकते हैं, ली ज्यूमेई ने कहा। बेटा, तुम्हारी माँ मुझसे झूठ बोल रही है ना? वांग शेंगुओ ने बिना पलक झपकाए वांग टेंग को देखा। वांग टेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी उंगली बाहर निकाली और आग की एक किरण उसके सिरे पर दिखाई दी। लो चुपचाप हवा में जल रही थी, तीनों के लिए एक तमाशा। वांग शेंगुओ हैरान था। बल, तुम सच में एक मार्शल योद्धा हो। लेकिन, तुम मार्शल योद्धा कैसे बन गए? तुम्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं।
उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मुख्य बात ये थी कि वांगटेंग का प्रशिक्षण समय कम था। हर कोई जानता था कि मार्शल आर्ट एक कठिन रास्ता है। मार्शल शिष्य के स्तर पर यह अभी भी प्रबंधनीय था, लेकिन कई लोग मार्शल योद्धा बनने की दहलीज पार करने में असमर्थ थे। अब वांगटेंग पहले ही वो कदम उठा चुका था, हालांकि ये छलांग थोड़ी ज्यादा तेज थी। क्या आप हमें ये बता रहे हैं कि बाधाएं नकली हैं? वांग शिंगुओ को अचानक मृतमुख आयरन फिस्ट कबीले की याद आ गई। क्या ये बच्चा? कोई बात नहीं, वो पहले से ही एक मार्शल योद्धा बन चुका है, इसलिए मैं उसके कार्यों को एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं आंक सकता। इसके अलावा वे लोग भी बुरे थे। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं एक बूढ़े आदमी से मिला जिसने अनिच्छा से मुझे अपना शिष्य बना लिया क्योंकि उसने देखा कि मैं मार्शल आर्ट में बहुत प्रतिभाशाली हूँ। उसने मुझे एक जबरदस्त कौशल सिखाया। इस तरह मैं इतनी जल्दी सुधार कर पाया। वांगटेंग ने एक ही समय में खाना और सिगरेट पी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बच्चा फिर से बकवास कर रहा है। ली जिमेई ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। वांग शिंगुओ भी अवाक रह गए। जाहिर है उन्हें अपने बेटे पर यकीन नहीं हुआ। तो फिर इसका एक ही स्पष्टीकरण है, मैं अत्यंत प्रतिभाशाली हूँ, वांगटेंग ने असहाय होकर कहा। वाकई, मेरा बेटा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जैसा कि मेरे बेटे से उम्मीद थी। वांग शिंगुओ ने गर्व भरे भाव से सिर हिलाया। तुम्हारे बेटे का क्या मतलब है? क्या वह मेरी कोख से नहीं आया? ली जिमेई ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने पति को घूरते हुए कहा, मेरे उत्कृष्ट वंश के बिना वांग परिवार को इतना प्रतिभाशाली बच्चा कैसे मिल सकता है? वांगटेंग ने उस जोड़े को देखा जो अपनी बेहतरीन वंशावली के बारे में शेखी बघार रहे थे। उन्होंने उदाहरण के तौर पर अपने पूर्वजों का भी नाम लिया। एक ने कहा कि उनके लिए परिवार ने अतीत में एक शक्तिशाली अधिकारी को तैयार किया था, जबकि दूसरे ने तर्क दिया कि उनके वांग परिवार के पास एक अद्भुत जनरल पूर्वज था। कोई नहीं जानता था कि वे सच बोल रहे थे या नहीं, लेकिन वांगटेंग को लगा कि व्यवस्था निश्चित रूप से नाखुश होगी। सारा श्रेय तो आप ले लेते हैं, मैं क्या हूँ? हम्फ। नाश्ता बहुत ही उत्साहपूर्ण था। ली जिमेई ने वांग शिंगुओ को ये बताने का मौका लिया कि पिछले कुछ दिनों में कंपनी में क्या हुआ था। बाओ जेकिंग, वो काया है। वो मेरे सामने आवाज भी नहीं निकाल सकता। फिर भी, जैसे ही मुझे कुछ हुआ, वो मेढक की तरह उछल पड़ा और मुसीबत खड़ी कर दी। ऐसा लगता है कि मुझे एक बार और हमेशा के लिए उससे हिसाब चुकता करना होगा। वांग शिंगुओ को धमकाना आसान नहीं था। इस बार वो उन लोगों से वास्तव में नाराज था, इसलिए कंपनी में कुछ उथल पुथल की उम्मीद थी। जिया गुइरेन भी। मैंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैंने उसे पदोन्नत किया और शेयर दिए, लेकिन वह हमारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए दूसरों की मदद कर रहा था। वो कृतघ्न व्यक्ति। जब उसने जिया गुइरेन के बारे में बात की, तो वांग शिंगुओ को और भी ज्यादा गुस्सा आया। धोखा दिए जाने का एहसास दमघोंटू और असहज था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके दिल पर दबाव डाल रही हो। इसे भूल जाओ, बहुत गुस्सा मत करो, कम से कम हमारे बेटे ने स्थिति को संभाल लिया। आप नहीं जानते कि उस समय सभी कितने डरे हुए थे। उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। साथ ही, इस बार हमारे लिए भी लाभ है। हम उनके असली स्वभाव को देख पाए और जान पाए कि कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं, ली जिमेई ने कहा। आप सही कह रहे हैं। ये कंपनी में लोगों को साफ करने का एक अच्छा मौका है। उन्होंने वर्षों में अपने कई रिश्तेदारों को निकाल दिया है, इसलिए कर्मचारी विविधतापूर्ण और अव्यवस्थित हैं। हम बेकार लोगों को बाहर निकाल सकते हैं और कुछ नए लोगों को ला सकते हैं। वांग शिंगुओ ने सहमति में सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। आराम करने के पहले वे कुछ देर तक सामान्य बातचीत करते रहे। वांग शिंगुओ और ली जिमेई कई दिनों से ठीक से सोए नहीं थे, इसलिए वे थक चुके थे। अगर वे जल्दी आराम नहीं करते, तो उनका शरीर गिर जाएगा। दोपहर को वांगटेंग की नींद खुली। वो अपने बिस्तर पर लेट गया और उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई। सांस
वो एक लंबी सांस लिए बिना न रह सका। हाल ही में एक के बाद एक बहुत सी चीजें घटित हुई थीं। उसे आराम करने और बेफिक्री से गुण चुनने की खुशी का अनुभव करने का भी समय नहीं मिल पाया। वो अपने बिस्तर से नीचे उतरा और पर्दे खोल दिए। कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी। ये थोड़ी चमकीली थी। उसने अनजाने में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गुणों की बात करें तो जब उसने आयरन फिस्ट कबीले के सदस्यों को मारा था तो उसने काफी सारे गुण अर्जित कर लिए थे। आत्मा तारांकन 3, आत्मज्ञान तारांकन 1.5। अब उनका ज्ञानोदय 98.5 तक पहुंच गया था और उनकी आत्मा 95 पर थी। वे दोनों 100 के करीब थे। वांग टेंग को अचानक उत्साह महसूस हुआ। जब ये दोनों गुण 100 पर पहुंचेंगे तो क्या परिवर्तन होंगे। बाकी लोगों में ज्यादातर ताकत और गति के गुण थे। आखिरकार वे लोग सिर्फ मार्शल शिष्य थे। उनमें से ज्यादातर ने ब्लेड कौशल, तलवार कौशल, मुट्ठी कौशल और अन्य बुनियादी युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया। वांग टेंग पहले से ही इन कौशलों के लिए शिखर पर पहुंच चुका था, इसलिए अब कोई भी संबंधित विशेषता नहीं गिरेगी। लेकिन एक बात थी जिसने वांग टेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। लोगों को मारने से भी रिक्त विशेषताएं प्राप्त होंगी। रिक्त विशेषता तारांकन 8। ये वे खाली गुण थे जो आयरन फिस्ट कबीले के सदस्यों ने अपनी मृत्यु के साथ दिए थे। ये बहुत कम था, लेकिन वांग टेंग ने फिर भी इसकी सराहना की। वे सभी अच्छे लोग हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर NOWELLBEING.com। अब उसके पास 35 खाली विशेषताएं थीं। उसने एक पल के लिए सोचा और उन्हें सहेजने का फैसला किया। जब मैं छोटी थी तब से मेरे शिक्षकों ने हमें बचत की अच्छी आदत सिखाई थी। जहाँ तक उसकी आत्मा और ज्ञान की बात है तो वो उन्हें इकट्ठा करने के लिए मानसिक अस्पताल और मार्शल आर्ट अकादमी जा सकता था। उसे 100 तक पहुँचने के लिए बस कुछ ही अंकों की जरूरत थी। यह इतना मुश्किल नहीं था। नीचे जाने से पहले उसने विशेषता पैनल को फिर से स्कैन किया। ली जिमेई और वांग शिंगगुओ पहले ही जाग चुके थे। पापा, माँ, आप क्यों जाग रहे हैं? आप ज्यादा क्यों नहीं सोते? वांग टेंग ने पूछा। वांग शिंगगुओ ने जवाब दिया, हम बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा देर तक सो नहीं सकते। बूढ़े लोग, वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई और उन्हें चिढ़ाया। उतर जाओ। ये सही है, आपकी माँ अभी भी जवान है, ली जिमेई ने कहा जब वो बर्तन लेकर रसोई से बाहर चली गई। मैं पिताजी की बात कर रहा हूँ। माँ, आप हमेशा 18 साल की ही रहेंगी, वांग टेंग ने उनकी चापलूसी की। तुमने बूढ़ा शब्द का इस्तेमाल इतनी सहजता से किया। मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। ली जिमेई ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। वांग टेंग अवाक रह गया। वो उन्हें इसी तरह पुकारने का आदी था, लेकिन उसकी माँ को अभी भी उसके शब्दों में गलतियां नजर आती थीं। जैसा कि अपेक्षित था, सभी महिलाएं संकीर्ण सोच वाली होती हैं। वे उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वांग शिंगगुओ चुपचाप हंसे। ओह ठीक है, आपके मार्शल आर्ट परीक्षा का परिणाम आ जाना चाहिए, है ना? उसे अचानक ये याद आया और उसने वांग टेंग से पूछा। पहले तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वांग टेंग अचानक एक मार्शल योद्धा बन गया था। ऐसे में मार्शल आर्ट की परीक्षा उसके लिए आसान थी। यदि वह मूल्यांकन में शीर्ष स्थान पर नहीं आता, तो वह अपनी मार्शल योद्धा की क्षमता की व्याख्या नहीं कर सकता था। अव्वल छात्र, चाहे वह व्यवसाय के रूप में कितना भी सफल क्यों न हो, समूह में प्रथम स्थान प्राप्त करना फिर भी ऐसा कुछ था जो उनके परिवार और पूर्वजों के लिए गौरव की बात थी। यह आज ही आ जाना चाहिए। वांग टेंग लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हें यकीन नहीं है, तो जल्दी से अपने हेड टीचर को बुलाओ। वांग शिंगगुओ अवाक रह गया। ठीक है, मैं फोन करके अपने सहपाठी से पूछूंगा। उन्होंने लिन चौहान को फोन किया और समय पूछा। उन्होंने पुष्टि की कि परिणाम दोपहर तक घोषित किए जाएंगे। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। सुबह के 11:48 बज रहे थे। अभी भी 12 मिनट बाकी थे।
वांग शेंगुओ और ली जिमेई केवल उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकते थे। एक चीनी भाषा में माँ को बुलाने का एक तरीका है, बूढ़ी औरत। वांग टेंग अपनी माँ को इसी तरह बुलाता है। अनुसंधान के लिए पकड़ा गया और टुकड़ों में काटा गया लिविंग रूम में। बेटा, समय आ गया है। जल्दी करो और अपना परीक्षा पहचान नंबर दर्ज करो। वांग शेंगुओ बहुत देर तक घड़ी को देखता रहा। जैसे ही सेकंड की सुई 12 बजे पर पहुंची, उसने वांग टेंग से आग्रह किया, पिताजी, क्या इतना चिंतित होने की जरूरत है? वांग टेंग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसके सामने लैपटॉप रखा था और स्क्रीन पर लॉगिन पेज पहले से ही खुला था। बस परीक्षा पहचान संख्या दर्ज करनी बाकी थी। अरे, साइड में हट जाओ, मैं कर दूंगी। ली जिमेई वांग शेंगुओ से भी ज्यादा अधीर थी। उसने वांग टेंग को धक्का देकर दूर कर दिया और नंबर दर्ज करने के लिए उसका पहचान पत्र ले लिया। जानकारी सत्यापित करने के बाद उसने सबमिट बटन पर क्लिक किया। भाषा 136, गणित 141, अंग्रेजी 143, स्तर निरीक्षण, चरम मार्शल शिष्य 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा वास्तविक मार्शल आर्ट लिखित 145 150 में से वास्तविक युद्ध मूल्यांकन 100 जोड़ 2 0 100 में से। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब उन्होंने स्क्रीन पर जानकारी देखी तो वांग शेंगुओ और ली जिमेई लंबे समय तक बोल नहीं पाए। फिर ली जिमेई ने लॉग आउट किया और फिर से लॉग इन किया। इस बार उसने सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले वांग टेंग की पहचान संख्या को फिर से जांचा और सुनिश्चित किया कि यह वही है। परिणाम नहीं बदले। वांग शेंगुओ और ली जिमेई ने एक दूसरे को देखा। अंत में वांग शेंगुओ ने कहा, फिर से लॉग इन करें। मैं इस बार करूंगा। ली जिमेई ने अपना पहचान पत्र उसे थमा दिया और सीट से हट गई। उसने वांग शेंगुओ को लैपटॉप चलाने की अनुमति दे दी। वांग टेंग। उन दोनों ने 3 बार लॉग इन किया, लेकिन वांग टेंग के परिणाम में कोई बदलाव नहीं आया। संख्याएं अभी भी पहले जैसे ही थीं। बस इतना ही काफी है। क्या मैं आपका सगा बेटा भी हूँ? मैंने बस थोड़ा बेहतर स्कोर किया है, लेकिन आप मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वांग टेंग ने जब देखा कि वे अभी भी उसी स्थिति में हैं तो उसने आंखें घुमाईं। उसने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे, मैं बहुत दुखी हूँ। वांग शेंगुओ और ली जिमेई अजीब तरह से मुस्कुराए। उन्हें अचानक लगा कि वे वाकई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। बेटा, तुम हमें दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे नतीजों को समझना मुश्किल है, वांग शेंगुओ ने कहा। और तुमने इतने अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए? मैंने तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। बताओ, क्या तुमने परीक्षा के प्रश्न पहले ही देख लिए थे? ली जिमेई ने आगे झुककर रहस्यमय ढंग से उससे पूछा। सचमुच, क्या मैं विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न इतनी आसानी से जान पाऊंगा? वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि उसने इसकी भविष्यवाणी की थी, इसलिए वह केवल धैर्यपूर्वक समझा सकता था। जब मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया, खासकर जब मैं एक मार्शल योद्धा बन गया, तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग बेहतर और बेहतर तरीके से काम करने लगा है और मेरी याददाश्त बढ़ गई है। मैं किसी भी जानकारी को कुछ बार पढ़ने के बाद याद करने में सक्षम हूँ। मेरा दिमाग अब तेजी से घूमता है। यह मेरे रहस्यों में से एक है। इसके बारे में किसी को मत बताना। NOWELLBEJUN.com। अगर मैं पकड़ा गया और शोध के लिए मुझे टुकड़ों में काट दिया गया, तो आप एक प्रतिभाशाली बेटे को खो देंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह जानबूझकर अधिक गंभीर लग रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता उसका सहयोग करेंगे और बाहरी लोगों से झूठ बोलने में उसकी मदद करेंगे। फफट, रिसर्च के लिए कट जाने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें बकवास करना पसंद है, ली जिमेई ने गुस्से से कहा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी जैसी स्थिति के बारे में पहले भी सुना है। तुम्हारा मस्तिष्क शायद आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि के कारण स्पष्ट होने लगा है। ओह हाँ,
किसी की बेटी ने 2 साल पहले मार्शल आर्ट की परीक्षा में भाग लिया था और अपने अप्रत्याशित परिणामों से भीड़ को चकित कर दिया था। वांग शिंगगुओ ने अपनी थोड़ी को छूने और अपना मुंह खोलने से पहले एक पल सोचा। आध्यात्मिक शक्ति। वांग टेंग ने शब्दों को दोहराया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या आध्यात्मिक शक्ति का आत्मा से कोई संबंध है। ये चीज थोड़ी अविश्वसनीय और जादुई लगती है। मुझे विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत कम लोग आध्यात्मिक शक्ति के साथ पैदा होते हैं। वे सभी विशेष प्रतिभा वाले होते हैं, वांग शिंगगुओ ने आत्मविश्वास से कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने इस चीज के बारे में केवल अफवाहें ही सुनी थीं। इसका मतलब है कि हमारे बेटे की हालत कोई बड़ा रहस्य नहीं है। हो सकता है कि वह आपके द्वारा बताई गई विशेष प्रतिभा का ही हो। ली ज़्यूमेई ने राहत की सांस ली। ये सही है। हालांकि तथ्यों का पता लगाने से पहले हम इसे सभी को नहीं बताते। लिटिल टेंग को अपने मामले का खुद ही ध्यान रखने दे, वांग शिंगगुओ ने कहा। ली ज़्यूमेई ने सिर हिलाया। उसने स्क्रीन पर परिणाम देखा और बेकाबू होकर मुस्कुराए। हमारे बेटे की क्षमता शायद बहुत से लोगों को डरा देगी। हाँ, उन्हें डरना चाहिए। मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरा बेटा किसी से भी बुरा नहीं है। वो खुद को प्रतिभाशाली कहने वाले लोगों से भी ज्यादा बेहतरीन है। वांग शिंगगुओ को राहत और असाधारण गर्व महसूस हुआ। हालांकि उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने कहा, लेकिन हमें दूसरे लोगों को बताना चाहिए कि हमारा छोटा टेंग घर पर बहुत मेहनती है। इस तरह यह इतना आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। ये सही है। अगर वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है तो उसे पकड़ा जा सकता है और शोध के लिए उसके टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। आखिरकार उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा है। अगर उसे काट दिया गया तो ये बेकार हो जाएगा। ली ज़्यूमेई ने सहमति में सिर हिलाया और वांग टेंग के सिर को सहलाया। वांग टेंग, ये भावना अच्छी नहीं थी। हालांकि उसके माता पिता ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लैपटॉप स्क्रीन पर नतीजों की तारीफ करते रहे। बेटा, तुम्हारे स्तर निरीक्षण और वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के परिणाम में क्या गड़बड़ है? वांग शिंगगुओ ने उत्सुकता से पूछा। स्तर निरीक्षण के दौरान मैंने केवल एक चरम मार्शल शिष्य की शक्ति प्रदर्शित की, लेकिन वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान मैंने एक मार्शल योद्धा के रूप में अपनी असली क्षमता जारी की। गवर्नर जियांग ने इसे देखा, इसलिए शायद यही कारण है कि उन्होंने परिणाम के पीछे एक ब्रैकेट जोड़ा, वांग टेंग ने समझाया। आपने गवर्नर जियांग से भी मुलाकात की? वांग शिंगगुओ हैरान रह गया। ये सही है। हे भगवान, तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे पिता से भी बड़ा है। मैंने गवर्नर जियांग को पहले कभी नहीं देखा, वांग शिंगगुओ ने ईर्ष्या में विलाप किया। बूढ़े वांग, तुम्हारा कद बहुत कम है। जब मैं खाली हो जाऊंगा तो तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए बाहर ले चलूंगा। वांग टेंग ने एक बुजुर्ग की तरह वांग शिंगगुओ के कंधे को थपथपाया। मेरे ऊपर से हट जाओ, छोटे बदमाश। तुम अपने पिता पर क्यों हंस रहे हो? वांग शिंगगुओ ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया। फिर उन्होंने पूछना जारी रखा, आपके वास्तविक युद्ध मूल्यांकन परिणाम के बारे में क्यों? कुल स्कोर 100 है, लेकिन आपको अतिरिक्त 20 अंक मिले हैं। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ। उसने अनुमान लगाया, शायद उन्होंने अतिरिक्त अंक इसलिए जोड़े क्योंकि मैंने एक स्टार बीस्ट को मार दिया था। दरअसल वह भी निश्चित नहीं था। स्टार बीस्ट? वांग शिंगगुओ और ली ज़्यूमेई ने आश्चर्य से कहा, वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान स्टार बीस्ट क्यों है? एक दुर्घटना। वांग टेंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए पूरी कहानी बताई। हे भगवान, ऐसा लगता है कि कई परीक्षार्थी मारे गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तविक मुकाबला मूल्यांकन इतना खतरनाक होगा। क्या आपको चोट लगी है? वांग टेंग की बात सुनकर ली ज़्यूमेई चिंता से भर गई। मैं ठीक हूँ, मेरी तरफ देखो, ये बस एक दुर्घटना थी। पिछले कुछ सालों में परीक्षार्थी सिर्फ घायल हुए हैं, किसी की मौत नहीं हुई। वांग टेंग ने जल्दी से अपनी मां को सांत्वना दी। यह अच्छा है, वांग शिंगगुओ ने बगल से कहा। तभी वांग टेंग का फोन बजा। ये लिन चुहान का फोन था।
उसने फोन उठाया। हेलो क्लास मॉनिटर, आपका रिजल्ट कैसा है? वांग टिंग, मैं पास हो गया। मुझे वास्तव में मेरे वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के लिए 80 अंक मिले। 80 अंक? क्या आप जानते हैं कि मैंने 80 अंक प्राप्त किए हैं? दूसरी तरफ से लिन चुहान की आवाज उत्साह से भरी हुई थी। ये पहली बार था जब वांग टिंग ने उसे अपना संयम खोते हुए देखा था। वांग टिंग भी दंग रह गया। लिन चुहान सिर्फ 5 उत्परिवर्तित जानवरों को ही मार पाया था और उनमें से 4 तो निम्न स्तर के थे। सिर्फ एक मध्यम स्तर का उत्परिवर्तित जानवर था। इसके अलावा वो उन्हें मारने के लिए अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं थी। उसका तरीका थोड़ा सा षड्यंत्रकारी माना जा सकता है, लेकिन वो अच्छे नतीजे हासिल करने में कामयाब रही। ऐसा लगता है कि यह नतीजा सिर्फ मारे गए उत्परिवर्तित जानवरों की संख्या पर आधारित नहीं था। इसमें अन्य तत्व भी शामिल थे। वांग टिंग को भी लिन चुहान के लिए खुशी महसूस हुई। मार्शल आर्ट कोर्स में दाखिला लेना उसका लक्ष्य था। अपने अंकों के साथ वह निश्चित रूप से एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगी। आपके अन्य विषयों के बारे में क्या? वांग टिंग ने पूछा। NOLBJUN.com। भाषा 138, गणित 143, अंग्रेजी 146, मार्शल आर्ट लिखित 148। हे भगवान, तुम जरूर धोखा दे रहे हो। वांग टिंग सचमुच आश्चर्यचकित था। लिन चुहान के नतीजे उससे भी बेहतर थे। उसने अपना पूरा प्रयास नहीं किया, लेकिन उसने धोखा दिया। हालांकि लिन चुहान उसके जैसे धोखेबाज के बराबर हो सकती है। अगर वह बग नहीं थी, तो वह क्या थी? दूसरी ओर लिन चुहान तुरंत अवाक रह गया, लेकिन वो बता सकती थी कि वांग टिंग उसके नतीजों से हैरान था। वो खुद को थोड़ा गर्व महसूस करने से नहीं रोक सकी। यद्यपि आप शक्तिशाली हैं, फिर भी मेरे सामान्य शोधपत्रों के परिणाम आपके शोधपत्रों से कहीं अधिक अच्छे हैं। उसने पूछा, तुम्हारे क्या हाल हैं? तुमने कितने अंक प्राप्त किए? भाषा 136, गणित 141, अंग्रेजी 143, मार्शल आर्ट लिखित 145। लिन चुहान के होश उड़ गए जब वांग टिंग ने उसे एक एक करके अपनी परीक्षा के परिणाम बताए। कुछ देर बाद उसने अंततः कहा, तुम धोखेबाज हो। पहले तो उसने सोचा कि वह अपने सामान्य पेपर के नतीजों से उसे हरा पाएगी क्योंकि उनकी योग्यताओं के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। इस तरह वो कुछ हद तक अपनी स्थिति वापस पा सकती थी। अंत में वही थी जिसने बहुत ज्यादा सोचा। इस परिणाम का कोई मतलब नहीं था। वांग टिंग लिन चुहान के आश्चर्यचकित भाव की कल्पना कर सकता था। वह बेकाबू होकर हंस पड़ा। तुमने अपने पेपर कैसे किए? नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस लगता है कि तुम कभी भी सामान्य रूप से पढ़ाई नहीं करते, तो तुम परीक्षा में इतने अच्छे अंक कैसे ला सकते हो? लिन चुहान ने पूछा। यह आसान है, मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। वांग टिंग ने बेशर्मी से जवाब दिया। प्रतिभाशाली शब्द आपके वर्णन के लिए पर्याप्त नहीं है। आप एक राक्षस हैं, लिन चुहान ने शिकायत की। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लूंगा। ओह ठीक है, आपके वास्तविक युद्ध मूल्यांकन का स्कोर क्या है? ये बहुत अधिक होना चाहिए, है ना? लिन चुहान ने फिर से उत्सुकता से पूछा। पूर्ण अंक? वाकई, तुम एक राक्षस हो। तुम वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में पूरे अंक प्राप्त करने में सक्षम हो। वांग टिंग, तुमने मुझे चकित कर दिया, लिन चुहान ने कहा। वांग टिंग ने आगे कहा, अतिरिक्त 20 अंकों के साथ। लिन चुहान को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। उसके शब्द उसके गले में बहुत देर तक अटके रहे, फिर वे उसके मुंह से बाहर निकले। उसने पूछा, अतिरिक्त अंक क्या है? और तुम्हें 20 मिले? इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। मैं यह नहीं छिपा सकता कि मैं कितना उत्कृष्ट हूँ। परीक्षक को बस मुझे 20 अतिरिक्त अंक देने थे, वांग टिंग ने असहाय स्वर में कहा। लिन चुहान वांग टिंग की बेशर्मी के प्रति सम्मान से भरा हुआ था। सामान्य लोगों की चमड़ी इतनी मोटी नहीं हो सकती। उफ, तुम बहुत मोटी चमड़ी वाले हो। लिन चुहान ने हताश होकर फोन काट दिया। जब उसने अपने परिणाम देखे,
तो वह किसी कारणवश अपनी खुशी वांग टेंग के साथ साझा करना चाहती थी। हालांकि अपनी खुशी साझा करने के बाद उसे बदले में निराशा और उत्तेजना का एक टोकरी मिला। यह आदमी क्रोधित था। जैसे ही वांग टेंग ने अपना फोन रखा, फोन फिर बज उठा। इस बार ये यांग जियान था। हा, वांग टेंग, अनुमान लगाओ कि मेरे वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में मुझे कितने अंक मिले। जिस क्षण उसने फोन उठाया, फोन के दूसरी ओर से यांग जियान की बत्तख जैसी हंसी आई। 65। वांग टेंग ने सहजता से एक संख्या बताई। तुम्हें कैसे पता चला? यांग जियान की हंसी अचानक बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। वांग टेंग को भी जैकपॉट लगने की उम्मीद नहीं थी। वह तो बस एक सामान्य अनुमान लगा रहा था। 65 अंक प्राप्त करने में इतनी अच्छी बात क्या है? तुम्हें इतनी खुशी से क्यों हंसना है? वांग टेंग ने उसे नीचा दिखाने का नाटक किया। वांग टेंग, भाड़ में जाओ, पहनने वाले को ही सबसे अच्छी तरह पता होता है कि जूता कहाँ चुभता है। मैं अपने अंकों से खुश हूँ। कम से कम मैं मार्शल आर्ट कोर्स में प्रवेश तो पा सका। यांग जियान अपने अंकों से काफी संतुष्ट था। उसने आगे कहा, तुम्हारा मूल्यांकन कैसा है? जब वांग टेंग ने अपना स्कोर बताया तो दूसरा पक्ष चुप हो गया। बॉस, आप प्रभावशाली हैं। मुझे चलना चाहिए। बीप बीप बीप। उसने सीधे फोन काट दिया। यांग जियान अपने नतीजों से बहुत संतुष्ट था, लेकिन तुलना हमेशा डरावनी होती थी। जब भी कोई तुलना होती, तो किसी को दुख होता। वांग टेंग के परिणाम से उन पर जो नुकसान हुआ, उसका अनुमान टनों में लगाया जा सकता है। क्या पहली कॉल करने वाली कोई छात्रा थी? जिस क्षण वांग टेंग ने फोन रख दिया, ली जिमेई, जो सोफे पर बैठी थी, झुकी और अस्पष्टता से पूछा। वांग टेंग को डर लगा। उसने अपनी छाती थपथपाई और अपराध बोध से कहा, यह मेरा टेबल दोस्त है। क्या ये वही है जिसे तुम्हारे पिताजी ने मिस्टर फैन से तुम्हारे लिए व्यवस्थित करने के लिए कहा था? उसका नाम क्या है? लिन कुछ। वो बहुत सुंदर और बेहतरीन है। ली जिमेई की आंखें तुरंत चमक उठीं। वांग शिंगबुओ ने भी देखा। उसके चेहरे पर भी वही भाव थे जो ली जिमेई के थे। वांग टेंग को पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। वो भूल गया कि उसके माता पिता को पता था कि लिन चुहान उसकी टेबल बडी है। अंत में, वो केवल हिम्मत जुटाकर जवाब दे सका, उसका नाम लिन चुहान है। ओह ठीक है, लिन चुहान। उसका नाम भी सुंदर लगता है। ली जिमेई ने तारीफ की। फिर उसने हंसते हुए कहा, बेटा, ऐसा लगता है कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता बुरा नहीं है। माँ, आप क्या सोच रही हैं? हम इतने लंबे समय से टेबल पर साथ साथ रहते हैं। हमारे बीच अच्छे संबंध होना सामान्य बात है, वांग टेंग ने समझाया। मैं समझ गया। यह अच्छी बात है कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा है। उसे किसी दिन हमारे घर खेलने के लिए बुलाओ। माँ तुम सबके लिए अच्छा खाना बनाएगी। ली जिमेई ने पूछताछ जारी नहीं रखी। हालांकि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति ने वांग टेंग को सुन्न कर दिया। उसे लगा कि उसकी माँ कोई साजिश रच रही है। वांग टेंग ने तुरंत अपना ध्यान चालू कर दिया। इस समय उसका फोन फिर से बज उठा। उसके बाद बाई वेई, जूजी और उसके अन्य दोस्तों ने एक के बाद एक उसके परिणामों के बारे में पूछने के लिए उसे फोन किया। जब उन्हें पता चला कि वो एक शीर्ष मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सक्षम है, तो उन्होंने उसे बधाई दी। उन्होंने बाहर आकर जश्न मनाने का समय निकालने का फैसला किया। वांग टेंग ने तुरंत सहमति दे दी। कुछ कॉल के बाद वांग टेंग ने एक बड़ी आह भरी। आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है, इसलिए आपको बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह विचार करना है कि आप किस विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं। अपने परिणामों के साथ, यदि आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आप द फर्स्ट यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकेंगे, वांग शिंगबुओ ने कहा। वांग टेंग ने कहा, मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि मैं किस विश्वविद्यालय में जाना चाहता हूँ। दरअसल, हमारा डोंगहाई विश्वविद्यालय देश का तीसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है।
यह एक अच्छा विकल्प भी है और यह घर के करीब भी है। क्या आपने सैन्य अकादमियों पर विचार किया है? वांग शिंगुओ ने सिर हिलाया और पूछना जारी रखा। सैन्य अकादमियों में कई प्रतिबंध हैं। मुझे नहीं पता कि यह मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं। वांग टेंग थोड़ा हिचकिचा रहे थे। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजा खोलूंगा। ली ज़्यूमेई उठकर मुख्य दरवाजे की ओर चली गई। जब उसने दरवाजा खोला तो वह आगंतुकों को देखकर हैरान रह गई। प्रिंसिपल यू, मिस्टर फैन, आप यहाँ क्यों आए हैं? हा, मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष छात्र हमारे स्कूल से है, इसलिए मैं आपको बधाई देने के लिए यहाँ हूँ, प्रिंसिपल यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए शीर्ष विद्वान। हमारा छोटा टेंग मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए शीर्ष विद्वान है। जब ली ज़िमेई ने ये समाचार सुना तो वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गई। वांग शिंगुओ जल्दी से उठे और उनका स्वागत किया। प्रिंसिपल यू, मिस्टर फैन, अंदर आइए। कृपया अंदर आइए। हा, हम आपको बिना बताए आ गए। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। प्रिंसिपल यू और मिस्टर फैन अंदर आए। उनके पीछे स्कूल के नेताओं का एक पूरा झुंड था। ये भीड़ इतनी बड़ी थी कि लोगों को लग सकता था कि वे हंगामा करने आए हैं। प्रिंसिपल यू, मिस्टर फैन, वांग टेंग ने उठकर उनका अभिवादन किया। छोटे टेंग, जाओ और रसोई में कैबिनेट की तीसरी परत से मेरी चाय की पत्तियां निकालो, वांग शिंगुओ ने वांग टेंग से कहा और नेताओं को बैठने के लिए बुलाया। मिस्टर वांग, आपका बेटा बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल यू ने वांग टेंग की प्रशंसा की, जो चाय की पत्ती लेने के लिए रसोई में जा रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी।